घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहे थे वो खत्म हो गए। इसे प्रचार प्रसार कहें, दुष्प्रचार प्रसार कहें, कई तरह के नाम दिए जा सकते हैं। एक एक उम्मीदवार ने अपने अपने और उम्मीदवार के समर्थकों ने, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल, अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र में मर्यादाएं या सीमाएं हो है, उसके अंतर्गत काम किया। खास करके जब घोषणा पत्र की बात हमने बताई थी आपको कि किस तरह की घोषणाएं की, और घोषणा तो एक तरफ जो लिख के दिया, लेकिन जो प्रचार किए, एक दूसरे पे जो हमले किए, जो प्रहार किए, वो शायद भारतीय सियासत के लिए अच्छे संकेत नहीं देते। सबसे पहले देखते हैं एजेंडा क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा, बड़ा सवाल कौन होगा किस पर भारी। कौन कैसे भारी, अगर प्रचार को देखें तो किस तरह से भारी है। सबसे पहले कुछ राजनेताओं के भाषण के अंश आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार किरण बेदी क्या कह रही हैं, उसके कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। मैं खुद भी वकील हूँ, मुझे इन्होंने खुद रजिस्टर किया हुआ है। मेरी छोटी बहन भी वकील है, मेरे ससुर भी वकील थे। मैं बहुत खुश हूँ कि इस परिवार को मुझे वापस जोड़ा गया है। किसी ना किसी, पहले मुझे किसी ने जोड़ा ही नहीं था। आज मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का, जिन्होंने मुझे अपनी कम्युनिटी से एक और नए तरीके से जोड़ा है। अब पता चला कि बीजेपी क्यों जीतेगी, बीजेपी क्यों सरकार बनाएगी। ऐसी सरकार बनाएगी, एक व्यक्ति के जुड़ने से सरकार बनाएगी। और जब लॉयर्स कम्युनिटी जुड़ती है तो एक रूल ऑफ लॉ जुड़ता है, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि हमने दिल्ली में रूल ऑफ लॉ लाना है। ये उन्हीं वकीलों की बात कर रही है जो वकील इनका लगातार विरोध कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री, क्या कह रहे हैं, पहले वो भी आपको हम कुछ अंश दिखाते हैं। आजकल एक बातचीत बहुत आम आदमी की हो रही है। मैं आपके सामने दो उदाहरण देना चाहता हूं। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास को बनाया। रघुवर दास के पिता टाटा में एक मजदूर का काम करते थे और रघुवर दास स्वयं एक क्लास 4 खलासी थे। बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, वहां का मंत्री बनाया, वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया, आज वो प्रदेश उप मुख्यमंत्री बनाया, आज वो मुख्यमंत्री हैं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनके पिताजी पार्टीशन के बाद 3-4 साल उन्होंने खेत में मजदूरी का काम किया था। मनोहर लाल जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पैसे नहीं थे, नहीं पढ़ सके। दिल्ली के सदर बाजार में दुकान चलाने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाए पूंजी के अभाव में। संघ के प्रचारक बने, आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो आम आदमी का हम दिखावा नहीं करते, आम आदमी का प्रामाणिक सम्मान करते हैं। तो एक तरफ से आम आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, और सिर्फ जुड़ते नहीं हैं बल्कि उसमें उनकी तरक्की होती है, वो देश की, राज्य की सेवा कर सकते हैं। इस बात के हवाले से आपने सुना। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे, उनकी गलतियों पे क्या कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। 2 साल के राजनीतिक जीवन में उनके 2 बड़े राजनीतिक फैसले में उन्होंने अपनी गलती मान ली। मुझे वाराणसी से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था और मुझे 49 दिन में इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो अगर 2 साल के राजनीतिक जीवन के दोनों बड़े फैसले गलती करके बाद में वो कहते हैं नहीं करना चाहिए था, कमिटिंग ए मिस्टेक इन हरी एंड रिपेंटिंग एट लेजर, तो इस बात का क्या संकेत है कि केजरीवाल जी दिल्ली को एक स्थायी शासन दे पाएंगे जिसमें फिर गलतियां नहीं होंगी। जनता पार्टी के ही नेता है, प्रवक्ता है, केंद्र में मंत्री, प्रवक्ता थी, केंद्र में मंत्री हैं। वो क्या कह रही हैं, 5 सवाल पूछ रही थी लगातार इन दिनों में जब प्रचार प्रसार शुरू हुआ आम आदमी पार्टी से।
BJP's vision document promises to increase the pension of disabled, the widows, homeless women and the elderly, and to take care of the inflationary pressure and the increase in the living costs. We have said that in our vision document. A party which says and holds the name of Aam Aadmi in its own name has not said anything to take care of this section of the population, which is the most suffering section. Aam Aadmi, talking of Aam Aadmi, carrying Aam Aadmi in its name, does not do anything of that kind in its manifesto. Are these people's medical requirements not your concern? I ask this as my second question. We have proposed that we'll establish Delhi University centers as a East campus and a West campus, just as you have the North campus and the South campus, so that it will provide access for education, good quality education. On education, Aam Aadmi's party's understanding or extension of some workable proposal is missing in their manifesto. I would like to highlight the fact that the youth of today are looking for access to good education and want to develop and move forward and not believe only in dharnas. So, Aam Aadmi party should realize that their politics should consist of constructive engagement and provision of facilities for the people, which is missing. और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के जो सपोर्ट को लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, वो क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए। If this is the way people who are claiming that, oh, the people of Delhi are with me, we are going to form the government, are approaching a party which they called as Chor for the second time again. First time they called, they sat in alliance with them, and the second time they're preparing for an alliance. The point that I had mentioned a few days ago, this is a continuous saga of relationship between the Aam Aadmi party and the Congress. Aam Aadmi party is nothing but the B team of Congress has been established. तो अलग अलग सर्वे हुए, चुनाव प्रचार हुए, अलग अलग दावे हैं, दावों की हकीकत 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे, 7 तारीख को मतदान है, लेकिन मतदान के लिए चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गए हैं और तमाम नेताओं ने, अभी हम आपको बीजेपी के नेताओं के कुछ भाषण के अंश दिखा रहे थे, हम लौट के जल्द वापस आते हैं और भी हमारे साथ मेहमान होंगे, हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता और प्रवक्ता दिनेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले दिनेश जी, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहते हैं। हालांकि प्रचार बहुत कम दिन हुए, जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके 120 MP, तमाम मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, सब लोगों ने प्रचार किया। आपको क्या लगता है कि आपका प्रचार और आपके विरोधी के प्रचार में क्या अंतर था? हम लोग जो प्रचार कर रहे थे, जो संवाद कर रहे थे, वो जनता से कर रहे थे और दूसरी पार्टी निशाने पे आप आम आदमी पार्टी थे? नहीं, निशाने पे हमारे कोई नहीं था। निशाने पर हमारा एजेंडा दूसरा, उन लोगों का एजेंडा दूसरा। हमारा एजेंडा था विकास का और उन लोगों का एजेंडा था नौटंकी का। तो हम जनता से संवाद कर रहे थे और वो लोग मीडिया से संवाद कर रहे थे। ये बेसिक अंतर था। और चुनाव कम दिन का हो, ज्यादा दिन का हो, बात ये नहीं है। जब कोई छात्र किसी भी परीक्षा में जाता है, प्रतियोगिता में जाता है, तो एग्जाम चाहे जब हो, लेकिन वो अपनी तैयारी पहले दिन से ही प्रारंभ कर देता है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले दिन से थी, क्योंकि हम आज की कोई नई पार्टी है नहीं। हम चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव जीतना अभी हाल फिलहाल की हमारी नीयत भी रही है। तो निश्चित तौर पर उस नीयत के साथ, उस तैयारी के साथ हम लोगों ने दिल्ली के चुनाव में भी जाने का जो फैसला लिया था वो ठीक रहा। और जो हमारा प्रचार प्रसार, जो हमारे
प्रधानमंत्री जी चुनाव में आए या मंत्री जी चुनाव में आए, जो सांसद लगे चुनाव में, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल पे लगातार निशाना साध रहे थे, कांग्रेस पे कम और आम आदमी पार्टी पे ज्यादा निशाना साध सवाल ज्यादा वही खड़े कर रहे थे, हम निशाना नहीं साध रहे थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ पर झूठ बोल रहा है तो उसके उस झूठ पर तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस इस चुनाव में मुझे लगता है उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था, और पिछले चुनाव में भी कांग्रेस और आप पार्टी, ए और बी पार्टी की टीम में चुनाव लड़ रही थी, और इस चुनाव में भी आप और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी ए और बी पार्टी के रूप में ही काम करी। अगर हम आपको कह रहे हैं तो कांग्रेस को कह रहे हैं, अगर कांग्रेस को कह रहे हैं तो आपको कह रहे हैं। आज भी मुझे कोई अंतर नहीं दिखता दिलीप जी। दो पुष्पेंद्र, अगर आपने पूरे घमासान को देखा, किस तरह से चुनाव प्रचार हुए वो आपने देखा, ये चुनाव प्रचार को अगर हम देखें और देश के अन्य चुनाव से अगर इसकी तुलना करें तो ये चुनाव प्रचार क्या वाकई अलग है, या जो अमूमन हर राज्य में या देश में जो होता है उसी तर्ज पे था? देखिए, इस चुनाव प्रचार की 3-4 खास बातें अगर हम ये देखें कि रैलियां हर चुनाव में होती हैं, रोड शो भी हर चुनाव में होते हैं, लेकिन दिल्ली का चुनाव रोड शो, रैली, नुक्कड़ नाटक के अलावा टेलीविजन के माध्यम से लड़ा गया, और निजी हमले इतने हुए हैं कि इससे ज्यादा मैंने नहीं लगता कि हमने इतने चुनाव देखे कि उस पर निजी हमले हुए हों। 175 एफआईआर कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की अब तक हो चुकी हैं। कोई 32 लाख रुपया नकदी यहां पकड़ा गया है, करोड़ों की बताते हैं शराब पकड़ी गई है जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखें कि सोशल मीडिया के अंदर इस तरीके की चीजें प्रचारित की गई कि स्टिंग ऑपरेशन जो मार्केट में नहीं आए वो उसके अंदर हो रहे हैं, कौन किसको गाली दे रहा है वो इसके अंदर बताए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव को अगर हम देखें कि एक और सबसे बड़ी बात है तो दिल्ली की विधानसभा में मात्र 70 सीटें, लेकिन जो केंद्र में पार्टी है, दिनेश भाई जिसके नुमाइंदे हैं, 120 एमपी, 15 मंत्री और लाखों कार्यकर्ताओं को उतारने के बाद ऐसा लगता है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को शायद इस वक्त केजरीवाल से इतनी बड़ी चुनौती है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट किया है, इतना ज्यादा जो कारपेट बॉम्बिंग खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 4 विधानसभा चुनाव जीते हैं और सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीते हैं, उसमें भी शायद नहीं की जितनी दिल्ली के अंदर की है। दिल्ली के अंदर इतनी शक्ति लगाने के पीछे जाहिर है चुनौती बड़ी उन्होंने देखी होगी। नहीं, इलेक्शन के अंदर देखिए, जब आप ज्यादा शक्ति लगाते हैं, जब ज्यादा कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, तो जो परसेप्शन बनता है वो ये जाता है कि कहीं कॉन्फिडेंस आपका हिला हुआ है, आपके जो कमजोर पुर्जे हैं उसे आप नटबोल्ट कसने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को जब इंट्रोड्यूस किया तो लाए तो ये सोच के थे कि वो इनका तुरुप का पत्ता साबित होगी, लेकिन जितने दिन वो रही उतने दिन ऐसा लगा कि ये तुरुप का पत्ता जो है वो जोकर के पत्ते में कन्वर्ट हो रहा है। लिहाजा किसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी छवि को फिर आगे किया और ताबड़तोड़ रैलियां की और अंदर का घमासान को रोकने की भी कोशिश की है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। चलिए, बड़ी चुनौती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं, कई पहलू हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के, उस पर अलग अलग पहलुओं पे आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी सुना। अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं यामीन चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। यामीन साहब, आपके लिए ये चुनाव प्रचार प्रसार का मुख्य आपका क्या था? कुल प्रचार प्रसार जो आपने किया उसमें आपके निशाने पे भाजपा थी, कांग्रेस पे आप कम निशाना कभी कभी शायद नहीं भी किया, कम किया, भारतीय जनता पार्टी पे आपने निशाना साधा। क्या था आपका थ्रस्ट, क्या था मुख्य रूप से? हमारा मूल थ्रस्ट है साफ सुथरी और ट्रांसपेरेंट राजनीति। उसका तो भंडा फोड़ हो गया, वही देना है। नहीं, भांडा कुछ नहीं फूटा है जी। ये तो
अब चर्चा का विषय है, बैठेंगे बात करेंगे जी। और मेन हमारा था कि मुद्दे उलझाइए मत, उनको सुलझाइए। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आज तक किया है, 15 साल तक हुकूमत की दिल्ली पर, अब कहते हैं कि हम कॉलोनियों को पास करेंगे। सब क्यों साहब 15 साल में क्यों नहीं की? 15 साल तक कांग्रेस लुटवाती रही यहाँ की जनता को। 8 रुपए 10 रुपए पर यूनिट बिजली का हमें इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। अब कहते हैं कि 1.5 रुपए में हम देंगे, तो फिर 6.5 रुपए वापस कौन कराएगा? इसकी गारंटी देगी कांग्रेस, जो गरीब जनता को लुटवाया आपने। अब कहती है कांग्रेस कि हम पानी फ्री देंगे, कल तक क्यों नहीं दिया? आप पहले अपनी बात करिए, फिर कांग्रेस की बात। और हमारा काम, हमारा जो आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा है कि साफ सुथरी राजनीति देश के अंदर आनी चाहिए, बदलाव की राजनीति आनी चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज में जी। ये हम लेकर चल रहे हैं और उसूलों की राजनीति हम कर रहे हैं। वो वसूलों की सियासत जिसकी बात आप कर रहे हैं, आपके चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं देखा। बताइए क्या देखा आपने? आपने जिस तरह के, अगर तमाम हम बयानों को दिखाएं, तमाम तरह के जो भी नेताओं ने कभी अगर आपको भगोड़ा कहा तो आपने कहा तो भगवान, फिर उन्होंने आप कुमार विश्वास कहते हैं कि भाई ये जो है खांस, बीजेपी वालों को प्रॉब्लम है कि आप खांसते हैं ना, अरविंद केजरीवाल को खांसी आती है तो उनके साथ उनको सोना है बिस्तर पे क्या? तो जो भाषा, जो शैली, जो कंटेंट आपके भाषण के, नेताओं के भाषण में था, उसको लेके क्या आपको लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं कि आप स्वच्छ सियासत, एक ऐसी सुधारने वाली सियासत, राजनीति को आप लेके आए हैं, वो चीजें तो वहां पे नहीं दिखती है? देखिए साहब, आपने सिर्फ भगोड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया है। नहीं, मैंने नहीं, आपके विरोधी इस्तेमाल करते हैं। आपने विरोधियों का सिर्फ भगोड़ा लफ्ज ही इस्तेमाल किया है जी। और भी तो अलंकरण बहुत किए गए हैं। आपने क्या नाम, नक्सलाइट भी कहा है, अनारकी भी कहा है, वो तो केजरीवाल खुद झूठा भी कहा है, वो तो खुद कहते थे इसके अलावा। और ये बात एक नहीं जी, हमारे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो भाई हैं प्रचारक, और जो भी इनका काम करने, इलेक्शन में जो प्रचार करने वाले लोग थे जी, एक ही भाषा, एक ही इल्जाम और एक ही लफ्ज, ट्रू कॉपी दोनों कांग्रेस और भाजपा की चली है। यही तमाम इल्जाम कांग्रेस भी लगा रही थी, ये भाजपा भी लगा रही। लेकिन पब्लिक को देखना चाहिए जनता क्या चाहती है। जनता ने साफ साफ पैगाम दे दिया है और बाकी 10 तारीख को आपको मिल जाएगा। किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी 50+ से नीचे नहीं लाएगी। चलिए, वो तो 50+ आप दावे करते हैं, बीजेपी का भी 50+ है, कांग्रेस का भी 50+ है, तो यहाँ पे सीटें कुल मात्र 70 हैं। तो सबके दावों की हकीकत के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। वो 10 तारीख को सब लोग कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, दिनेश जी, आपकी कुल सीटें कितनी? 50+ आपकी है। हम सिर्फ नहीं, दिलीप जी, हम ऐसे नहीं दावे करते हैं जी। ये जब गए बनारस में चुनाव लड़ने तो कह रहे थे कि हम मोदी जी की जमानत जब्त करा देंगे, और जमानत किसकी जब्त हुई? और आके कह रहे हैं कि हमने भूल की प्रधानमंत्री के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। वो अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी ये गलती थी, हमारी ये गलती थी कि हम 49 दिन में सरकार छोड़ के भाग गए, ये इनकी गलती है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और देश का मूड और दिल्ली का मूड स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हाल फिलहाल में हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम हवा में थोड़ी केजरीवाल जी की तरह बोल रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है लोकसभा में, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आप कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिए? हाँ, इसलिए हमें नारकी कहते हैं कि आपने जिस कांग्रेस पार्टी को आप कह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस पार्टी की एक सुर है, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ जिसको आपने पानी पी पी के गाली दिया था, उसी के साथ अपने बच्चों की कसम खाने के बाद भी आपने सरकार चलाई। और आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी जनता, दिल्ली की जनता आपके साथ है? मैं बार बार एक निवेदन करता हूं, आपके साथ अन्ना आंदोलन में जुड़े जनरल बीके सिंह आज भाजपा के जनरल हैं, आपके साथ साजिया इल्मी, उनका इल्म भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एकमात्र जनप्रतिनिधि, बार बार मैं कहता हूं, बिन्नी कन्नी काट के भाजपा के साथ हैं। आज आपके धीर विधानसभा के अध्यक्ष, जिनके दम पर आप लोकायुक्त पास कराना चाहते थे, लोकपाल वित्त पास कराते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और विनोद जी, सिर्फ एक मुद्दे पर इन्होंने पार्टी बनाई थी, भ्रष्टाचार, और उससे भी महान मुद्दा था जन लोकपाल। इनके घोषणा पत्र में आप देख लीजिए, कहीं भी जन लोकपाल की कहीं चर्चा हुई हो। और भ्रष्टाचार का तो जीता जागता उदाहरण भी 3-4 दिन से सामने चल रहा है। उस पर केजरीवाल सिर्फ जलेबी बना रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं, जबकि IRS अफसर रहे हैं, उनकी पत्नी IRS अफसर हैं, सीधे स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। जी जी,
आप कह रहे हैं हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं। यामीन चौधरी आप कह रहे हैं कि साफ सुथरी आपके देखिए, मैं प्रचार प्रसार का जो आपकी हमारे जो भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी के मेरी बगल में बैठे, मेरा सौभाग्य है कि आज आमने सामने हैं दोनों पार्टी, दोनों विचारधाराएं जी। मैं पहले थोड़ा आपका जवाब, आपके विचारधारा विचारधारा है, जवाब दे दूं आपको। देखिए विचारधारा है तो जरूर बताइए ना, वही मैं सुनना चाह रहा था। मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल, और यही उम्मीद आपसे भी पहली बार बिल्कुल हाँ, कोई विचारधारा की बात कर रहे हैं। पहली बार यामीन चौधरी साहब, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। अमूमन आम आदमी पार्टी के नेता ये करते नहीं है, आप शायद इकलौते नेता हैं जो सुन के कहते हैं आप मेरी बात सुनिए, इसलिए आप अपनी पूरी बात बताइए। मैं बिल्कुल मैं एक हेल्दी डिस्कशन में विश्वास रखता हूं। जी जी बिल्कुल, और मैं यही आपसे भी चाहूंगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल बीच में। बिल्कुल आपने 49 दिन की बात उठाई, 49 दिन में हमने बिजली का वायदा किया, करके दिखाया, पानी का वायदा किया, करके दिखाया, भ्रष्टाचार फ्री ये हालत हो गई थी कि जितने भ्रष्ट तंत्र के लोग थे, चाहे वो पुलिस वाले हों, एमसीडी वाले हों, कोई भी हों, आम आदमी पार्टी की टोपी देखते उनको पसीने छूट जाते थे और भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हो गया था। उसके अलावा 49 डेज में हमने जो जन लोकपाल था, हम कहकर आए थे कि जन लोकपाल बिल हम लाएंगे, हमने छुपाया नहीं था। लेकिन जब हमने जन लोकपाल बिल पेश किया तो यही 40, 32 + 8 दोनों एक हो गए, और इनका सीधा सीधा मकसद ये था कि मैं कहूं तू खा तो कोई बात नहीं चलेगा, ये तीसरा कहां से आ गया, दोनों मिलके इसको मारो। चूंकि आज तक यही लोग बंदरबाट करते रहे, कांग्रेस और बीजेपी के लोग। अच्छा, दूसरी बात, हमारे 49 दिन का हिसाब हम दे रहे हैं, हमने दे दिया है, अपने 8 महीने का भी तो देते हैं। बिल्कुल निश्चित, एक दिन का। 1 मिनट यामीन साहब, एक सेकंड का हिसाब प्लीज जी, मैं बिल्कुल दीजिए, पूछते जाइए, मैं बताते चलूंगा, आपको समय दूंगा, मैं आपको जवाब बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अपने 8 महीने का हिसाब तो दे दीजिए जी। निश्चित, आपने, आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हमने कॉलोनी रेगुलराइज कर दी, क्या रजिस्ट्री होनी शुरू हो गई, क्या नक्शे पास होने शुरू हो गए? जो 7 लाख से ज्यादा मकान आपकी एमसीडी ने 2% महीने 98% मकानों को तो छोड़ा नहीं अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर, चूंकि वहां से उनको उनका सुविधा शुल्क मिलता रहा। जिन 2% ने नहीं दिया उनको सील लगा दी। अगर जो आज 7 लाख मकान आपने सील किए, क्या वो रेगुलराइज हो गए? क्या उनकी सील आपने खुलवा दी? कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ वायदे किए। वायदे क्या करते हैं आप? पानी मिलना चाहिए कि नहीं, लोग कहते हैं हाँ। बिजली फ्री मिलनी चाहिए, आधी मिलनी चाहिए कि नहीं, मिलनी चाहिए। रेगुलाइजेशन होना चाहिए, अरे भाई होना तो चाहिए, दोगे कब? इसके बारे में आप कुछ नहीं कहते। आपने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया अपना, विजन डॉक्यूमेंट जो है 2050 आप दे रहे हैं। आज जो लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम ये देंगे 2050 तक, ना वो बचेंगे और जिनसे झूठ बोला जा रहा ना वो बचेंगे। ये साहब, एक मिनट, आपने पिछले 3 जो मैनिफेस्टो अपने चुनाव के दिए घोषणा पत्र, तीनों में आपने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आज आप बैकआउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है, इधर उधर की बात करने से बात बनेगी नहीं। ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, ये अच्छी तरह मान लिया था कि हमारी सरकार बनने नहीं जा रही है, और अगर हमने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा कर लिया और दिल्ली को दे दिया तो फिर हमें सारा कुछ हिसाब किताब देना पड़ेगा, जो डीडीए में हो या एमसीडी में हो, किसी तरह की भी हो। अब एक मिनट आपके सवाल में, आपका 3 मिनट हो गया, आपके सवाल पर आ रहा हूं। आपने कहा अन्ना हजारे मूवमेंट, पहले से ये बात आया थी, लोग कहते थे कि अन्ना मूवमेंट में आरएसएस के लोग शामिल हैं, अन्ना मूवमेंट में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मानने वाले लोग शामिल हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के, आज वो सब के सब जितने भी गए अन्ना मूवमेंट, यानी आम आदमी पार्टी छोड़कर, वो सब के सब 100% बीजेपी में गए। वो जो विचारधारा के थे, जहां का मामला था वहीं जाके फिट हो गया। हम बहुत बस हो गया, इसीलिए आज आम आदमी पार्टी जनता की पहली पसंद बन चुकी है। यामीन जी, हो गई आपकी बात, आप जवाब ले लीजिए जी। आप कह रहे थे, पहला आपने बात शुरू की कि भ्रष्टाचार के नाम पर जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी टोपी देख के सब भाग जाते थे। आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इतनी मोटी फाइल शीला दीक्षित के खिलाफ लेके घूमते थे। आपने उसी भ्रष्टाचारी, यही तो बार बार मैं कह रहा हूं कि आपने अपने बच्चों की कसम खाने के बाद कौन सी ऐसी अवसरवादिता थी कि आपने उनके साथ गलबहियां की? नंबर 1, आपने एफआईआर लाज कराया क्या? उसमें शीला दीक्षित के नाम से आपने कोई एफआईआर लाज कराई? नंबर 2, लिखते चलिए, आप जवाब दीजिएगा, आप क्रम वाइज जवाब देते हैं, अच्छा लगता है। नंबर 3, आपने कहा था हम बिजलियों के दाम आधे कम करेंगे, कंपनियों के ऑडिट कराएंगे। आपने कंपनियों को पैसा दिया,
आपने जनता का लाभ नहीं किया। जिनके ऑडिट कराने की बात करते थे, आपने उन्हीं को जनता का पैसा, सारी योजनाओं को ठप करके उनके पैसे को डाइवर्ट करके आपने बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम किया। नंबर चौथा सवाल, आप कह रहे हैं कि हम जन लोकपाल लेकर आए थे और जन लोकपाल की चर्चा कर रहे हैं, तो कहां है आपका जन लोकपाल? अगर आपको जन लोकपाल पास कराना था तो उसकी विधायक प्रक्रिया को बिना अपनाए हुए आप कैसे विधानसभा में, आप जनता की, दिल्ली की जनता को आप मूर्ख समझते हैं? और पांचवा आपने जो बात उठाई कि जो आरएसएस के लोग थे वो भाजपा में शिफ्ट हो गए। अभी आपके यहां सारे लोग, ये सारी जनता जो भाजपा के साथ 2014 में शिफ्ट हो गई या उसके बाद जो चुनाव हुए, हरियाणा में 4 सीट आ गई और आपकी पार्टी भी दम भरती थी कि आपका अस्तित्व हरियाणा में है और भारतीय और दिल्ली में है। हिम्मत नहीं कर पाई आपकी पार्टी कि हरियाणा में आप एक सीट पर अपने कैंडिडेट उतार सके। आप उसकी बात करते हैं। आप कहिए कि सारे वोटर वहां आरएसएस के साथ शिफ्ट हो गए, महाराष्ट्र में सारे वोटर भाजपा के साथ शिफ्ट हो गए, झारखंड में सारे वोटर आरएसएस के भाजपा के साथ शिफ्ट गए, जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ शिफ्ट हो गए, तो यकीन मानिए दिल्ली में भी अब सारे वोटर आरएसएस के हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो गए। आपके जो फाउंडर मेंबर थे, अजीब बात आप करते हैं, आपको जब उनकी पहचान नहीं थी कि अगर आपके सारे फाउंडर मेंबर अगर साजिया इल्मी आरएसएस की थी तो आप इसका पता नहीं कर पाए। दुनिया का डाटा लेके घूम रहे थे आप बताते थे किस पार्टी के फॉलोअर हैं, आपको पता ही नहीं था कि धीर आपने विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। आपको पता ही नहीं था कि बिन्नी दम भरते थे, प्रेस में जाते थे कि इकलौता हमारा जनप्रतिनिधि है। आपको पता ही नहीं था आरएसएस का है। कल और लोग आपके चले जाएंगे। अब गिने चुने 4 लोग बचे हैं और 4 दिन के मेहमान हैं। 10 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए। मैं बार बार एक निवेदन करता हूं, चलिए आप और कांग्रेस मिलकर इतनी सीट दिलीप जी नहीं पाएंगे कि विपक्ष में बैठने के लायक नहीं। चलिए मैं चौधरी साहब आपके पास भी आता हूं। मुझे एक पुष्पेंद्र 200 करोड़ का लगभग अनुमान है जो विज्ञापन में करीब खर्च किए गए हैं। इसमें अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में प्रचार प्रसार को लेकर कंपटीशन था। आप अगर देखें दिल्ली के सड़कों पे अगर एक साइड में 2 बस स्टॉप, अगर बस स्टॉप है तो एक पे अरविंद केजरीवाल हैं तो दूसरे पे नरेंद्र मोदी हैं। एक पे अगर 1-2 साइड उनको मिलता है तो एक साइड पे अगर नरेंद्र मोदी है तो दूसरे साइड पे अरविंद केजरीवाल हैं। दोनों पार्टियों ने जिस तरह से साधन का, इसका उपयोग कहेंगे दुरुपयोग कहेंगे जो भी कह लें, लेकिन वो पैसे का जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो जो बात मैं इन दोनों से पूछ, पहले आप कि कोई पार्टियां प्रचार प्रसार में अगर कमजोर दिखी तो वो कांग्रेस पार्टी दिखी, अगर प्रचार प्रसार की हम बात करें तो इस प्रचार प्रसार के दोनों को देखें तो और कांग्रेस पार्टी को देखें वो कमजोर है, तो क्या प्रचार प्रसार के दम पे दिल्ली के मतदाताओं पे असर डालने में ये दोनों पार्टियां कामयाब रही हैं, या कांग्रेस भी जो ये प्रचार छोड़ के अपनी तरह से प्रचार किया है? देखिए, आपको अगर पिछला चुनाव याद हो तो आपको याद होगा कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत जबरदस्त था, बिल्कुल, और केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी, लेकिन कांग्रेस 8 सीटों पे सिमट गई। लेकिन मेरा मानना यह है कि दिल्ली की जनता में और बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड की जनता में एक बेसिक फर्क यह है कि दिल्ली की जनता इंफॉर्मेशन के मामले में सबसे ज्यादा फास्ट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसके सामने घटती है, उसके पास पहुंचती नहीं, उसके सामने घटती है। मेरा कहना यह है कि आम पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, ये जिस फंडे को लेकर के इस राजनीति में कूदे थे कि हम गंदगी खत्म कर देंगे, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे, और जिस तरीके से झोला लेकर के सुबह से शाम सब लोग घूमते हैं और टोपी लगा करके हम आम आदमी हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये इतने लंबे मूवमेंट के बाद आए थे, ये पिछली बार भी घर घर लोगों के गए थे, एक चुनाव लड़ चुके थे, चुनाव के बाद एक सरकार बना चुके थे, सरकार बना के बहुत सारे ऐसे काम कर चुके थे जिससे जनता बहुत खुश थी। उसके बाद ऐसा क्या हो गया भाई कि आज आपको दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उतने ही होर्डिंग, उतने ही करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है? और अगर आप बार बार यह कहें कि हम इसलिए खर्च कर रहे हैं कि वो दूसरे कर रहे हैं, तो फिर दूसरे गंदगी करते तो इसलिए आप भी गंदगी कर रहे हैं, तो यह तर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक आम पार्टी, एक गरीब पार्टी, एक नीचे से उठी हुई पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी का मुखौटा लगा करके आप 100 करोड़ के होर्डिंग दिल्ली में लगाएं और आप यह कहें कि हमें मुकाबले में रहना है, तो
भाई ये बात पिछली बार किसने रोका था? तो ये डबल स्टैंडर्ड की बात इसलिए इनसे पूछी जा रही है, इसलिए सारे निशाने इनकी तरफ हैं कि इन्होंने ईमानदारी का जो ठेका लिया था कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, हमारा कैंडिडेट गलत होगा तो हम उसको निकाल देंगे क्योंकि हमारा ही अपना ही लोकपाल है, हम ही देखेंगे, हम ही जज हैं, हम ही फैसला करेंगे और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देंगे। सवाल यह है कि भाजपा इनके बारे में क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, यह मैं इसलिए नहीं मानता कि आप विपक्षी हैं तो आरोप लगाएंगे। सवाल यह है कि शांति भूषण ने क्या कहा। शांति भूषण वो आदमी है जिसने करोड़ों रुपया देकर के पार्टी को शुरुआत की थी, डोनेशन दिया और इनके संस्थापक थे। उनके सवाल उठाने पे भी अगर ये जवाब ये कहें कि वो बीजेपी के थे, वो आरएसएस के थे, शाजिया इल्मी चली गई, विनोद बिन्नी चले गए, मेरा सवाल यह है कि धीर के अलावा कैप्टन गोपीनाथ जैसा आदमी चला गया। आज मेधा पाटेकर क्यों खामोश हैं? आज दिल्ली के अंदर राजमोहन गांधी कहां हैं? प्रोफेसर आनंद कुमार कहां हैं? ये तमाम सारे लोग क्यों बैकफुट पे चले गए हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा आप पार्टी को इसलिए देना है कि इनके अपने वो लोग जिनके दम पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिनका फेस इन्होंने इस्तेमाल किया था, लिहाजा आज इन्होंने जो प्रचार प्रसार का तरीका अपनाया है वो तो है ही, लेकिन एक दूसरा बहुत क्लासिक ये है कि जो सिफोलॉजिस्ट होते थे योगेंद्र यादव, ये कह रहे हैं कि साहब देखिए हमारे जो सिफोलॉजिस्ट, पिछली बार भी उन्होंने 50 सीटों का कहा था कि साहब हमारी 50 सीटें आ रही हैं, और टेलीविजन पे और रेडियो पे झूठ बोल रहे थे आप कि हम 50 सीटें ला रहे हैं, जबकि आई 28, और आप एक सिफोलॉजिस्ट का नाता आप नाम देकर के कह रहे हैं कि साहब, और इस बार वो 51 कह रहे हैं। तो मेरा समझ में ये नहीं आ रहा कि कब योगेंद्र यादव एक ईमानदार सिफोलॉजिस्ट होते हैं और कब किस तरीके से वो बेईमान एक राजनीतिक होते हैं जो सिफोलॉजी का नाम लेकर के टेलीविजन और रेडियो पे झूठ बोलते हैं। चलिए यामीन चौधरी साहब, कई सवाल उठे हैं। देखिए बहुत सवाल है, इसलिए मैं चाहूंगा मुझे आप बिल्कुल जवाब दें, लेकिन जवाब बिल्कुल वक्त कम रहता है टेलीविजन में, उस हिसाब से आप जवाब। सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने सवाल उठाया शीला दीक्षित जी के खिलाफ। आपने कार्रवाई नहीं की, शीला दीक्षित के खिलाफ FIR की, नाम से नहीं की। एक मिनट नाम से नहीं की। इसका मतलब ये हुआ आपके सिद्धांत के अनुसार अगर कोई मर्डर हो जाए और उसमें गुमनाम रिपोर्ट की जाए तो आप मर्डर नहीं, अगर आप ना करेंगे। हाजी साहब आप कह रहे हैं हाजी हैं, नहीं अगर गलत बात करेंगे मैं आपने कहा था, आपको नहीं टोका, आप पूरी बात कीजिएगा, मैं खामोश रहूंगा, मेरे खिलाफ भी बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, वक्त दिया जाएगा तो बोलूंगा जी, बिना नाम। अच्छा रहा जहां तक बच्चों की कसम, ये जो प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खास तौर से और कांग्रेस ने, ये इंतहाई मिथक प्रचार है, इसकी कोई रिलेवेंसी है ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर हम इसको मान भी लें बच्चों की कसम खाई थी, केजरीवाल जी ने, आपको याद होगा, यहां तक कहा था कि मैंने कांग्रेस से समर्थन न लिया है, न मैं मांगने जा रहा हूं, न मांगूंगा और न मांगा, ठीक, लेकिन ले लिया। एक मिनट, जब 200 जनसभाएं हमने की, दिल्ली की जनता से जाके पूछा क्या सरकार बनाए, क्या हम कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना लें, जनता ने कहा बिल्कुल बनाइए। सरकार हमने बनाई, चूंकि जनता की आकांक्षाएं थी और जनता की आकांक्षाओं के सामने हमें झुकना है, हर हालत में झुकना है। अच्छा, दूसरी बात, एक जुमला और याद होगा आपको, केजरीवाल जी ने एक बार यह कहा था कि कांग्रेस भी क्या याद रखेगी किसे समर्थन दिया, देकर पछताएंगे, हम कोई भी इनकी बात नहीं मानेंगे। 18 पॉइंट हमने उनको लिख कर दिए थे कि अगर आप इनको एग्री कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ऐसी सख्त शर्तें आज तक भारतीय जनता पार्टी 50 साल पुरानी पार्टी है, ये कभी नहीं किसी पे दे पाई। ये तो मायावती से जाकर के 6-6 महीने की सरकार भी बना लेते हैं और उसके बाद 24-24 पार्टियों को लेकर सरकार बनाते हैं। कभी ममता जी अंदर होती है, कभी बाहर होती हैं, कभी जयललिता जी अंदर होती है, कभी बाहर होती हैं, कभी, ये सब इनका अपना इतिहास है, उसको मत भूलिए। दूसरी बात यह है, अब आइए लोकपाल के ऊपर। लोकपाल 18 पॉइंट में सबसे हाईलाइटेड हमारा प्रोग्राम था, हमने लोकपाल बिल पेश किया। जब दोनों 40 एक जगह हो गए, मैं वो लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, एक अकेला एक तरफ और 40 एक तरफ, तो इन्होंने खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि कैसे लोकपाल बिल पास करा पाओगे। कोई बात नहीं है, जनता ने देख लिया, अब वो उतनी ताकत जरूर देगी, हमें पूरा विश्वास है कि हम पास कराएं। अब रहा 4 सीट की बात आपने की है, माफ कीजिएगा भाई साहब, आप जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें, 1952 से जनसंघ बनी थी, उसके बाद वही बीजेपी में कन्वर्ट हो गई, आज तक 1989 तक आप 2 लेकर टहलते रहे, आपको तीसरा कभी जीत नहीं पाए आप।
2 सीट वाली पार्टी। और आप ये भी कहते हैं कि जमानत जब्त कराने के रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के बने हैं। ये आप खुद सोच लीजिए 1952 से लेकर 89 तक किसकी ज्यादा जमानतें जब्त हुई हैं। हर बार आपकी जमानतें जब्त हुई हैं और यही दौर अब बहुत तेजी के साथ आने वाला है। अच्छा, अब सवाल अभी ना उठाए तो वक्त दीजिए ना बोले, लेकिन जल्दी टीवी में आप भी अब आधे घंटे बोलेंगे। एक जहां तक सवाल है, एक एक कर हमारे लोग जाने शुरू हो गए। अरे भाई साहब, 1-1 लाख की भीड़ एक आवाज पर इंडिया गेट पर जमा होती थी, रामलीला मैदान में जमा होती थी। कौन किसका रिकॉर्ड चेक करेगा? ठीक है, हमें तो ये लगेगा कि सब हमारे इस आह्वान पर आ रहे हैं और सब इस देश के उससे एक साफ सुथरी राजनीति देना चाहते हैं देश को, और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमारे साथी आए, हमने उनको वेलकम किया। और आज भी अगर ये लोग हमारे साथ रहे होते तो बहुत अच्छे थे, चले गए, इनकी अपनी मर्जी। अब रहे जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार का आपने किया। प्रोफेसर आनंद कुमार परसों ही मेरे साथ डैश पर थे, परसों ही ITO पर भी थे, हमारे प्रोग्राम में थे। आनंद कुमार जी बरोबर प्रोग्राम दे रहे हैं। प्रशांत भूषण जी ने शांति भूषण जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो बुजुर्ग हैं, हम उनके ऊपर नो कमेंट। लेकिन जस्ट मिनट, शांति भूषण जी ने, प्रशांत जी ने जो कहा, प्रशांत जी ने तो बिल्कुल ठीक कहा। प्रशांत जी साथ हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में जो है वो चीजें ठीक होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। अगर एक आदमी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है और वो कह रहा है तो वो उसको किसी के ऊपर ऐसा तो नहीं है जैसे अभी देखिए आप पूरी करिए जी। ऐसा नहीं है। अभी रहा जहां तक सवाल आपका कि आप खुशफहमी में हैं, हम खुशफहमी में हैं, इसका तो सबूत आप ही दे चुके हैं। कल आपके बहुत ही वरिष्ठ नेता जो हमारे कैबिनेट के सरकार के भारत सरकार के मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, श्री वेंकैया नायडू जी ने खुद कहा कि ये मोदी जी के 8 महीने की कारकर्दगी के खिलाफ के बारे में रेफरेंडम नहीं माना जाएगा। क्यों? विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास खो चुके हैं आप। आज शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी बयान आप देख लिए कि दम तो है, दम तो है। बस आगे मैं क्या कहूँ, वो बिल्कुल सच बोलने वाला है। चलिए हो गई। नहीं, 1 मिनट दिलीप जी हमको समय दीजिएगा। आपने शीला दीक्षित के नाम से, आप उनके नाम से पोथी लेके जाते थे, जितने घोटाले का बयान करते थे शीला का नाम लेके आप करते थे, इसलिए सवाल है आप जवाब नहीं दिए। दूसरी चीज, निश्चित तौर पर उन्होंने कसम खाई थी और आप कहिए खाई थी कि नहीं खाई थी, इस तरह से आप बरगला नहीं सकते। आपने तीसरे से कहा, तीसरी बात कि हमने जनता से पूछ के सरकार बनाई थी, तो आपने जनता से पूछ के 49वें दिन भागे थे, ये भी बता दीजिए। आपने कहा हमने समर्थन मांगा नहीं। आज माकन जी का स्टेटमेंट आया है, आज उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव से पहले केजरीवाल जी सरकार बनाने के लिए आए थे। आज उनका स्टेटमेंट है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और लोकपाल के मुद्दे पे आप अब भी दम भर रहे हैं, तो आपके एजेंडे में है क्यों नहीं? और 2 सीट वाले, 1 मिनट हाजी साहब, 2 सीट वाले आज बहुमत में है ना, तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन आया ना, तब तो बहुमत में है। और आपकी तरह झूठ अगर हम बोलकर राजी नहीं, पहले सुन लीजिए हाजी साहब, 50 साल हाजी साहब, फिर आप बीच बोल रहे हैं, चुप रहिए, अभी आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं, हम 1 साल बनाम 50 साल, बिल्कुल आपकी 1 साल में ऐसी की तैसी हो गई। हम तो 50 साल जी, हम छूटा भारतीय जनता पार्टी को। किसको पसीना आ रहा है? किसको पसीना आ रहा है हाजी साहब? कोई दूसरा नहीं, एक और सवाल हम कह रहे हैं, 2 सवाल और बच्चे हैं। एक, इन्होंने कहा कि जो लोग RSS के थे वो शिफ्ट हो गए भाजपा में। 1 मिनट, इसका मतलब शांति भूषण और प्रशांत भूषण को भी जैसे ही शिफ्ट होंगे ना, इनको RSS, आज आप RSS मान रहे हैं कि आपका मान रहे हैं? जरा एक सवाल, आप RSS का आज मान रहे हैं कि उनको आप पार्टी का मान रहे हैं? क्योंकि देख के लग रहा है कि चुनाव के बाद हो सकता है शिफ्ट हो जाए। नंबर चीज, और जिस आम आदमी पार्टी का आप दम भरते थे, 20,000 की थाली खिलाइए, चंदा इकट्ठा कीजिए, उसको कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन गरीबों का पैसा इकट्ठा करने के बाद आप बिजनेस क्लास में बैठकर विदेशी टूर पे चले जाइए, ये आम आदमी पार्टी का चेहरा नहीं है। इसलिए आज भी आप कह रहे कांग्रेस के हाजी साहब बीच में मत बोलिए, हाजी साहब बीच में मत बोलिए। आप नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी जाए? पुष्पेन जी, आज नहीं, 1 मिनट, दिलीप जी नहीं, एक सवाल है हाजी साहब, दुबई में एंटी इंडिया लोगों से, पाकिस्तान से जाकर चंदा लेके आते हैं, आम आदमी ना हो गया, महान हो गया भाई। पुष्पेन जी के बारे में आप कह रहे हैं, अरे मैं बताऊं हाजी साहब, दूसरा कोई आदमी झूठ बोले चल जाएगा, आपके हाजी होकर आप झूठ बोल रहे हैं, इस पर मुझे दुख हो रहा है। दूसरा, इसलिए आप कह रहे कसम खाई कि नहीं खाई, मैं कह रहा हूं इस बार अजय नागल का स्टेटमेंट है। और रुकिए, और कांग्रेस का प्रचार दिलीप जी इसलिए नजर नहीं आ रहा है, उसका मेरा 1 मिनट में इसलिए आकलन समझ में आ रहा है
क्योंकि आप पार्टी का प्रचार और कांग्रेस पार्टी का प्रचार एक ही है। इन्होंने कहा, जब अजय माकन के पास गए कि चलिए सरकार बना ली जाए, तो अजय माकन ने कहा चुनाव भर का इंतजार कर लीजिए, चुनाव के बाद हम लोग कोशिश कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस चुनाव में इनका वो हश्र होने वाला है कि दोनों पार्टियां मिलकर विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे। फिर से वो तो आपके दावे हैं, उस दावों की हकीकत 10 तारीख को हम केजरीवाल की तरह मुंगेली लाल के सपने नहीं देखते हैं। ये 15 तारीख को शपथ ले रहे हैं, आप बांट रहे हैं 15 तारीख के शपथ ना, नहीं आप बांट रहे हैं नहीं 15 तारीख का शपथ, आप ही बांट रहे हैं ना। तो मुंगेरी लाल तो केजरीवाल जी हुए ना। अब वक्त बताए, वक्त बता रहा है, हमारे पास 2014 में वक्त बताया, 10 तारीख को वक्त बताएगा। हमारे पास समय कम है पुष्पेंद्र, और ये खास करके 2-3 चीज। कांग्रेस पार्टी जो जिस तरह से चुनाव लड़ी है, और कांग्रेस पार्टी के निशाने पे आम आदमी भी और नरेंद्र मोदी भी रहा है। इस चुनाव प्रचार में कमजोर अगर प्रचार था तो वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो क्या इसका फायदा, जो फायदा आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, वो नुकसान इस बार इस तरह के, जिस चीज को आप प्रीच करते हैं, आप कहते हैं हम देखिए हम सरल सहज आम आदमी हैं, लेकिन आप जब कंपीट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप कहते हैं कि देखिए किस तरह से संसाधन का इस्तेमाल जो है, सत्ता का इस्तेमाल ये प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। आप जब आज चुनाव लड़ रहे हैं तो उसी तरह के, उसी अंदाज में आज आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या आम आदमी जो एक कॉमन मैन है उसको ये बात समझ में आएगी, या उनको लगता है कि ये भारतीय चुनाव का एक ऐसी मजबूरी है जिसके बिना आप चुनाव लड़ नहीं सकते? नहीं दिलीप, देखिए एक चीज आप देखें, ये सवाल थोड़ा हटके है जो बात आप कह रहे हैं, आप ये देखें कि अगर ये जो तमाम प्रचार की सामग्री है और प्रचार के जितने भी तंत्र हैं वो बड़े, जिसको कहते हैं, कॉस्टली हैं, और इस चुनाव में कम से कम आज तक की डेट में यह माना जा रहा है कि जो चुनाव का प्रचार प्रसार की जो तमाम सामग्री है उसमें कांग्रेस पार्टी जो 67 साल तक इस देश में रही है, 67 में से 10 साल निकाल दो तो भी 50-55 साल वो सत्ता में रही और दिल्ली में लगातार 15 साल रही है। उसके बावजूद भी पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आप उसका प्रचार प्रसार देखें तो मैं समझता हूं इन दोनों पार्टियों से बहुत कम है। लेकिन साथ साथ दूसरी बात भी देखिए आप कि प्रचार प्रसार भले ही कम हो, लेकिन इस बार शीला दीक्षित को खड़े होकर के लोगों से यह हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन नहीं करना पड़ रहा कि प्लीज 2 मिनट बैठ जाइए, राहुल जी की कुछ देर के लिए बात सुन लीजिए। राहुल गांधी के ऊपर जो भी हो, कांग्रेस पे जो भी आप आरोप लगाएं, पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कम है, लेकिन उनकी रैली और रोड शो ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की कैंपेन कांग्रेस पार्टी कर रही है उससे आप पार्टी को चिंता इसलिए हो रही है कि आप पार्टी के सामने सवाल यह है कि वही वोट, उसी वोट को लेकर के ये 28 तक पहुंचे थे, उसी वोट के वापस लौटने का डर है, क्योंकि आप जानते हैं इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका अपना एक कैडर है, कमिटेड कैडर है। कांग्रेस का कोई कमिटेड कैडर नहीं है। वो जो लोग चले गए थे वो वापस लौट रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बारे में इतना जरूर मुझे इस बार लगता है कि लोगों को कुछ कुछ चीजों को समझ आ रहा है, जहां इस तरह की बात की जा रही है कि आप पार्टी ने ये करा, ये करा करके अब स्थिति डोर टू डोर कैंपेन पे है। अब सीधा डोर टू डोर कैंपेन पे है। 7 तारीख को शनिवार को मतदान होंगे। मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सबसे पहले आम आदमी पार्टी से कि अरविंद केजरीवाल को आप कहते हैं आम आदमी पार्टी एक सियासत में परिवर्तन के लिए, एक स्वच्छता के लिए, ईमानदार प्रयास और भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम पूरे चुनाव के फंडिंग को देखें, पूरे चुनाव में जिस तरह से बातें आप कहते थे 10 लाख रुपए से अधिक का चेक हम उसके जांच परख करके हम लेते हैं, और उसकी जांच परखने की जो बात आई है, जो आप पे आरोप लगे हैं, उसको एक आम आदमी के हैसियत से कोई आदमी कैसे देखे? क्या उसको लगेगा कि वाकई आप भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं या उसी भ्रष्टाचार में आप अब डूबते हुए नजर आ रहे हैं? दूसरी बात, जो पहले जो नेता थे वो ये नहीं कहते थे, वो आप कहते हैं हम जाति की राजनीति के खिलाफ हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल अग्रवाल बन जाते हैं, बनिया बन जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? शराब पकड़ा जाता है, 500 बोतलें शराब जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के यहां से निकलता है, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रशांत भूषण कहते हैं कि जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें जो है खामियां हैं उसमें, और आरोप लगे कि पैसे लेके टिकट बांटे गए। कई ऐसे ईमानदार जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिला,
और ऐसे आदमी को टिकट मिला जो बिल्डर है या कुछ और व्यापार करते हैं, तो जो व्यापारी आते हैं इस तरह के जो व्यापार करने के लिए आपके पार्टी में आते हैं तो वो बेईमानी नहीं करेंगे, वो ईमानदार है। बाकी पार्टी में अगर आते हैं तो वो बेईमान है। तो ये जो चीजें हैं इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या संदेश प्रचार प्रसार से आपके खिलाफ में गया होगा? देखिए, जहां तक सवाल है, आपने पहले प्रश्न उठाया था 28 सीट वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तमाम मीडिया के लोग 4 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहे थे। हमने 52 सीट का कोई दावा नहीं किया था। 28 सीटें हमें आई थी, जबकि ये यादव किया था मैंने। देखिए साहब, एक मिनट प्लीज, मैं याद दिला रहा हूं, मैं कुछ काट नहीं रहा आपकी बात को भाई। मौजूद हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, काट नहीं रहा भाई आपकी बात को। जहां तक सवाल इस बात का है, 28 प्लस जितनी मुस्लिम बहुल्य सीट हैं वो सारी की सारी कांग्रेस के पास थी। अब के उल्टा है मामला। कांग्रेस ने इसलिए ज्यादातर जोर, ज्यादातर ताकत मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही लगाई कि कांग्रेस ने किया, हमने नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात सवाल है, आपने 500 बोतल की बात कही। आज ही मैं देख रहा था 2-3 प्राइवेट चैनल्स के ऊपर 1 लाख से ऊपर शराब की बोतलें अभी तक पकड़ी जा चुकी हैं। 500 बोतल तो आपको और बहुत याद है। 1 लाख 500 बोतल की हमारे नहीं मिली। आप मेरे सवाल को सुनिए, जो लोग उन 1 लाख बोतल बांटने वाले लोगों के खिलाफ लड़ने आए थे, वो भी अगर 500 बोतल बांटने लगे, ये चिंता का विषय है। आप बिल्कुल सही कह ये चिंता का विषय है। 500 बोतल के बारे में जिस प्रतिनिधि के ऊपर, जिस कैंडिडेट के ऊपर इल्जाम आया है, वो सफाई दे चुका है। वो जो गोदाम जहां से वो मिली है वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं, ना उनकी वो जगह है, ना उनका शराब से कोई लेना देना। एक बात मैं दूसरी बात लगता है कितनी सीटें बहुत कम समय प्लस आपकी कितनी सीटें? बहुमत की सरकार बन रही है। इन दोनों पार्टियों को मिलाकर विपक्ष में बैठने की इनकी हिम्मत नहीं आने वाले हैं। हमारी बहुमत के, हम सेपोलिस्टिक नहीं है, योगेंद्र यादव इनके यहाँ है। हम कह रहे हैं मेरी बहुमत की सरकार बन रही है और दोनों पार्टियों को इतनी सीटें नहीं मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि जो आंकलन है कुल मिलाकर के, जो दिल्ली के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो आंकलन आपको दिखता है, क्या लगता है यहाँ पे किस तरह की सरकार बनने की उम्मीद आपको दिख रही है? देश में मीडिया का एक वर्ग और एक खास लोग जो हैं, जितने भी एंटी, जिसको कह सकते हैं नरेंद्र मोदी फोर्सेस हैं, वो सिर्फ इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके, बगैर किसी बेदाग राजनीति करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पिछली बार 28 सीटें मिली थी। इस बार उन्होंने अपने 49 दिन और इतने सारे साथियों के आरोपों के बाद मुझे नहीं लगता कि वो 28 तक भी पहुंचेंगे। चलिए, बहुत 10 तारीख को सबको पता चलेगा। चौधरी यामन साहब, दिनेश सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।